जी, डिपार्टमेंट में इसलिए पूछ रहा था आपको किसी ताकि मुझे पता चल जाए और आपको मैं सिलेबस बता सकूं। अब जिन्होंने जो भी डिपार्टमेंट बताए हैं तो सारों का सिलेबस एक ही है कि इंग्लिश आएगा, मैथ आएगी, ठीक है, जीके आएगा और आईक्यू आएगी। ठीक है, आप सबके लिए सबसे ज्यादा मेजर पोर्शन होता है मैथ और इंग्लिश का। अमूमन 35 35 होता है, या इन सम केसेस 35 40 या 40 35, कुछ भी ऐसा होता है। यानी कि मैक्सिमम 40 आते हैं, मिनिमम 30 या 35 आते हैं। इंग्लिश के कभी कभी 30 भी आते हैं। तो सादा लफ्जों में कहा जाए तो मेजर चंक आपका जो लेगा पेपर वो इंग्लिश और मैथ से ले। ठीक है, इंग्लिश का सर ने बता दिया होगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आती है, ये सारी चीजें आती है, सिनोनिम एंटोनिम कभी कभी आती है, ये वगैरह। ठीक है, और जीके में 10 से 15 आते हैं एमसीक्यूज, और सेम गोज फॉर आईक्यू, 10 या 15 आते हैं। ठीक है, और मैथ में जैसे मैंने पहले बताया 35 40 इतने तकरीबन आ जाते हैं। अच्छा, उसके साथ साथ मैथ में अगर हम देखें तो इन्होंने एज सच कोई सिलेबस आईबी ने खुद नहीं दी कि भाई ये पढ़ लो तो आपका टेस्ट हो जाएगा। जैसे अगर आप किसी इंजीनियरिंग वगैरह की देते हैं, जो सिंध के बच्चे, उन्हें इस बात का पता होगा कि मेहरान यूनिवर्सिटी है, जैसे वहां पे अगर कोई टेस्ट देने जाता है तो उसे पता होता है फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश मैथ वगैरह आएंगी, वो इंटर के बुक से आएंगी और उस हिसाब से वो तैयारी करता है। आईबी का ऐसा कोई सिलेबस नहीं है। लेकिन एक गुड न्यूज ये है कि अगर कोई बच्चा मेडिकल का भी है तो आईबीए वाले प्योर मैथ नहीं लेते। प्योर मैथ से मेरी मुराद है, लेट्स से जैसे इंटर जिन्होंने मैथ में किया उन्हें पता होगा, डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, ठीक है, लिमिट्स, ठीक है, और नेक्स्ट लेवल की जैसे वो क्या कहते हैं इसको, कॉनिक सेक्शन जो होता है, अगर किसी ने पढ़ा हो तो आई डोंट नो। ठीक है, हाइपरबोला, पैराबोला, ये सारी चीजें। तो यानी कि प्योर मैथमेटिक्स कह लें या फिर यूं कह लें, जो एडवांस लेवल की मैथमेटिक्स होती है उसको ये लोग टच बिल्कुल भी नहीं करते। ठीक है, इनका जो मेजर जो एरिया ये टच करते हैं ना, उसके लिए आप अपनी बेसिक बना सकते हैं अगर आपके पास ज्यादा टाइम हो। अब तो हमारे पास ज्यादा टाइम इतना है नहीं, लेकिन अगर कोई बनाना चाहे तो सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के 6 to 8 बुक से जो है ना बेसिक बना ले। और जो आजकल नई बुक्स आई हुई है 9th और 10th की, उनको थोड़ा देख ले अच्छे से। ठीक है, तो बहुत ज्यादा गाइडेंस मिल जाती है, और लिमिटेड चैप्टर्स ऑफ 11th क्लास बस इनफ है। ठीक है, वो क्या क्या होंगी तो वो मैं आपको कुछ बता दूंगा, टाइम शॉर्ट है हमारे पास तो। इसमें ये होगा कि मैं अगर आपको सिर्फ 1 घंटा, सवा घंटा, 2 घंटा पढ़ा रहा हूँ ना, तो आपको घर जाके वापस में उससे डबल या ट्रिपल टाइम देना होगा, क्योंकि मैं आपको एक्सरसाइजेस बता दूंगा कि यार आप यहाँ 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 से खुद प्रैक्टिस करके आए। ठीक है, तो उसको थोड़ा सीरियस लीजिएगा, मेरी यही सजेशन है, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। आज 12 तारीख है और नेक्स्ट डेट कब है इनकी, 9 पे है ना मेरे ख्याल से। डायरेक्ट टेस्ट 9 पे है, मेन कैंपस की सबकी तो 18 पे है। 26 अप्लाई करने की है, लेकिन टेस्ट 9 पे है, 9 जुलाई पे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, ठीक है। तो इसके साथ एक चीज मैं और बता दूं, जब आपने अप्लाई करना ही है ना, तो आप 26 का इंतजार ना कीजिएगा, 26 जून का। क्योंकि आखिर में आके ना इनकी वेबसाइट बहुत ही स्लो हो जाती है। ठीक है, क्योंकि रश बढ़ जाता है, मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट की साइकोलॉजी ऐसी है कि वो हमेशा कहते हैं आज का काम कल करूंगा, कल करते करते 26 जून आ जाएगा और सारे बच्चे एक ही दम पे आएंगे वेबसाइट पे, तो वेबसाइट क्रैश कर जाता है और आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं तो आप, आज 12 है ना, आप बिफोर 20 कर लें। ठीक है, लेकिन बल्कि बिफोर 15 कर लें। ठीक है, अच्छा, एक और चीज बतानी थी कि अगर आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं आज, या जिन्होंने कल ट्राई किया था, तो उनको ना एक मसला आ रहा होगा कि समर प्रोग्राम, तो सखर आईबी में एक समर प्रोग्राम होता है। अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। अव्वल तो आप लोग जब आएंगे पढ़ेंगे तो फिर कुछ कोर्सेज अगर रह जाते हैं ना बच्चों के, तो फिर वो समर लगा के निकालते हैं। ठीक है, तो उनको अभी रजिस्ट्रेशन चल रही है समर प्रोग्राम की, उसकी लास्ट डेट आज है 12 जून। आज 12 बजे तक, रात तक ये सिर्फ उनके लिए। फिर होपफुली कल या परसों से लेके ये डायरेक्ट इसकी जो है रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी सेम लिंक पे। ठीक है, तो आई वुड रिकमेंड कि लास्ट डेट का वेट कभी ना कीजिएगा। समटाइम्स ये बढ़ाते हैं बट नॉट नेसेसरी कि वो बढ़ाएंगे। ठीक है, तो बेहतर ये है आप पहले ही कर दीजिए। ठीक है, अच्छा, और इसके साथ एक चीज़ ये भी, डिपार्टमेंट थोड़ा पहले से प्री डिसाइडेड कर लें कि जिस डिपार्टमेंट में जाना है, तो तैयारी भी उस हिसाब से करनी पड़ती है ना। अब जैसे कोई बीएस मैथ में जाएगा, इलेक्ट्रिकल में जाएगा, तो उसको फिजिक्स भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर वो नहीं जाएगा तो फिर वो इन 4 एरियाज पे फोकस करे।
ठीक है, तो डिपार्टमेंट थोड़ा क्लियर कर ले, किसी सीनियर से, किसी भाई वगैरह से मशवरा करके फाइनल कर ले। उसके साथ साथ अगर आपको सब कैंपस में देनी है टेस्ट, ठीक है, तो इनका चक्कर ऐसा है कुछ कि 9 जुलाई पे है टेस्ट आपकी डायरेक्टली, और 10 जुलाई लास्ट डेट है सब कैंपस में अप्लाई करने का। ठीक है, तो अगर आपको सब कैंपस में देनी है ना, तो फिर आप 10 जुलाई का वेट ना कीजिएगा, उससे पहले दोनों में एक साथ अप्लाई कर दें। ठीक है, यानी कि मेजोरिटी ये उन बच्चों का मसला आता है जो 1-2 साल जाया करके अब बैठे होते हैं और इस उम्मीद में होते हैं कि अब हम निकाल लेंगे, लेकिन ये डर भी होता है कि कहीं ना कहीं यार ऐसा ना हो ये मेरा आखिरी साल है और मैं ना निकाल पाऊँ। तो आई वुड रिकमेंड फॉर दोज स्टूडेंट्स कि भाई अगर नहीं निकल रहा तो कोई बात नहीं, आप सब कैंपस में अप्लाई करें, वहाँ चांसेस ज्यादा है होने के। ठीक है, तो बजाय इसके आप अपना फ्यूचर खराब करें, उससे बेहतर है कि आप आईबी के सब कैंपस में चले जाएं। और ये सब कैंपस मैं बार बार कहता हूँ, ये आईबी का सब कैंपस है, ये शालतीत यूनिवर्सिटी का नहीं है। ठीक है, ये सिंध यूनिवर्सिटी का सब कैंपस नहीं है, इसकी वर्थ है, आप जाएंगे सिस्टम्स वगैरह सब अप टू डेट है, तो इसको इतना हल्का ना ले कि सब कैंपस है तो मजा नहीं आएगा या ये वो। ठीक है, ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, बाकी आप अपने भाइयों से, सीनियर्स वगैरह से मशवरा करके जो भी करना हो कर लीजिएगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन है टेस्ट से रिलेटेड कुछ भी तो आप पूछ लें, कोर्स पे हम बाद में आते हैं। पहले मंजिल तो पता हो ना, जाना कहाँ है, रास्ता क्या है, कैसे जाएंगे, उसके बाद बंदा उस पर काम करता है ना। बाकी रहे जो एससीएचपी के बच्चे जो दो हैं इसमें इस क्लास में, वो इस उम्मीद पे आए हैं कि अब से ही वो तैयारी कंटिन्यू करेंगे लेकिन देंगे एससीएचपी, तो उनको भी मैं यही कहूंगा कि आप इस दफा डायरेक्ट दे के देखें। ठीक है, एक दफा उस माहौल में जाएं जहाँ पे बहुत ज्यादा रश होती है, और आप देखेंगे कि यार इतने लोग आए हुए हैं। ठीक है, तो वो देख के ही शुरू में ना बच्चा नर्वस हो जाता है अगर फर्स्ट टाइम ये एससीएचपी में जाएगा। तो एक दफा आप दे के देखें, आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसा सिस्टम है, सारा सिस्टम से पता चल जाएगा आपको। भले आप ना भी हो तो कोई बात नहीं, लेकिन एक दफा इस प्रोसेस से गुजर के देखें। ठीक है, मैं ये रिकमेंड करूँ। ये 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, बीबीए के लिए होते हैं, बीएस कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए, और अपना बीएड के लिए, और बीएस फिजिकल और बीएस मीडिया के लिए। ठीक है, फिजिक्स आता है बीएस मैथ वालों के लिए, और जो बीई करते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सिस्टम इंजीनियरिंग, उनके लिए। ठीक है, और उसके लिए इंटर भी जो है ना मैथ में रिक्वायर्ड होती है, लेकिन कंप्यूटर साइंस, बीएड, बीबीए, इनके लिए इंटर लाजमी नहीं है कि आप इंजीनियरिंग से हो या फिर मेडिकल से हो, कहीं से भी हो चल जाएगा। ठीक है, मेमूना, ये आपका सवाल था, ठीक है। किसी और बच्चे का कोई सवाल? आज पूछ लें, फिर हम वैसे भी ब्रेक नहीं लगाएंगे इन सब चीज़ों पे। बीएड की टेस्ट के लिए फिजिक्स और बायो की जरूरत होगी? नहीं, मतलब ऐसा पोर्शन नहीं आता, लेकिन जीके में समटाइम्स थोड़ा बहुत ईडीएस का टच आता है जिसको एवरीडे साइंस कहा जाता है, उसमें फिजिक्स नहीं होती। ठीक है, लेकिन अगर आप आईबी के देखें ना पेपर्स, ये आपके लिए ना जनरली भी है। जनरली आप लोगों की ये सजेशन है कि जब भी आप किसी टेस्ट की तैयारी करें ना, तो सबसे पहले जाके देखा करें कि क्या इन्होंने कोई सिलेबस प्रोवाइड किया है। उसके बाद दूसरा ये देखा करें कि क्या उनके कोई पास पेपर्स अवेलेबल हैं। ठीक है, अब सत्तर आईबी के तो नहीं है, लेकिन आप अगर देखें उनके एसटीएस के पेपर तो आपको थोड़ी हिंट मिल जाती है कि यार इनके लिए जीके में कौन से टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो आईबी के आप क्या करें, जेईएसटी पीएससी के जो टेस्ट हुए थे, और 5 to 15 जो इन्होंने पहले लिए थे ग्रेजुएशन लेवल के, और जो आज स्टार्ट हुए इंटर लेवल के। ठीक है, आप उनके जीके को देखें थोड़ा, और थोड़ा देखें कि वो पूछ क्या रहे हैं अमूमन।
ठीक है, मैं ये सजेस्ट करूंगा, बाकी सर नबी हैं वो आपको गाइड करेंगे। तो उसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया ना वो यही किया है कि वो थोड़ा बहुत ईडीएस देते हैं, एवरीडे साइंस देते हैं, और नॉर्मली वो जीके देते हैं, और थोड़ा बहुत करंट अफेयर का टच देते हैं, लेकिन करंट अफेयर में मेजोरिटी ऑफ टाइम्स पाकिस्तान के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अब जैसे आज इंटर की जो एग्जाम हुई है ना उसका पेपर आ गया है, मैं ग्रुप में भी भेज दूंगा, उसको थोड़ा देखिएगा कि उन्होंने जीके में किस चीज को टच किया है। सही है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करें। बाकी एज सच केमिस्ट्री फिजिक्स बायो ये टेक्निकल सब्जेक्ट्स नहीं आते। कंप्यूटर साइंस में कौन से सब्जेक्ट आते हैं बेटा, मैंने बताया ना वही चार, मैथ, मैथ, इंग्लिश, जीके, आईक्यू। ठीक है, आई विल काउंसिल यू पर्सनली आफ्टर क्लास अबाउट सिलेक्शन ऑफ डिपार्टमेंट। सनाउल्लाह श्योर, नो इश्यूज, वी कैन बीएड की क्लास की। ठीक है, इसी का आपका सवाल तो मुझे दीजिए जवाब। ठीक है, और किसी का कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई कंफ्यूजन? और देखिए मैं आपको ना एक चीज बता दूं, ये मेरी सजेशन है, सर नबी की अपनी होगी, कि ये जो चार सब्जेक्ट्स है ना, इंग्लिश, मैथ और जीके और आईक्यू, अगर तो आपकी जीके और आईक्यू अच्छी है तो आप इसमें स्कोर लगाएं। लेकिन अगर आपको चाहिए एडमिशन और आपकी ये एवरेज है या बिलो एवरेज है, तो फिर ये जस्ट आपको थ्रेशोल्ड से निकालना होगा, पास करना होगा बस। ठीक है, यानी कि इनकी रिक्वायरमेंट जो है बस वो पूरी करें, वो अमूमन 30% या उससे भी बिलो होती है। ठीक है, बाकी जो मेजर स्कोर लगा सकते हैं ना वो आप इन दो पोर्शन में लगाएं, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ पोर्शन भी यही है, तो आपकी आराम से सिलेक्शन हो जाती है। ठीक है, और हाँ एक चीज और बता दूं कि डायरेक्ट टेस्ट में 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है, इसका ख्याल रखिएगा। आप जिस पे 100% श्योर ना हो या 50 से भी कम श्योर हो, तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उसको टिक लगा दो। ठीक है, यानी कि अगर आप एक गलत करते हैं तो 0.25 आपका मार्क्स कट जाता है, दो गलत करते हैं तो 0.5, और तीन गलत करते हैं तो 0.75, और अगर चार गलत करते हैं तो पूरा 8 मार्क्स आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से जहन में रखिएगा चीज़ों को। और पासिंग में भी ये नहीं है कि बस आपने भले इंग्लिश और मैथ कुल मिला के लेट से 40-50 लगा लिए, बाकी जीके आईक्यू बिल्कुल सही नहीं किए तो आप पास होंगे, ऐसा नहीं है। ईच सब्जेक्ट का थ्रेशोल्ड भी निकालना होता है। ठीक है, आफ्टर क्लास में आप लोगों को ना एक लिंक भेजूंगा आईबी वालों की, वो पिछले साल की रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी इन्होंने आई डोंट नो अपडेट की है या नहीं की, तो उनको ना आप खुद एक नज़र देख लीजिएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सर फिजिकल एजुकेशन में कौन से सब्जेक्ट आते हैं, या सनाउल्लाह एज सच मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि मैं खुद उसमें फिजिकल एजुकेशन में गया नहीं हूँ। ये है भी न्यू डिपार्टमेंट, अभी फर्स्ट बैच इनका निकल रहा है रिसेंटली हमारे साथ ही, बल्कि हमारे से 6 महीने बाद, यानी कि अभी जून में निकल रहा है फर्स्ट बैच, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, लेकिन ये एरिया नया है, अंडर एक्सप्लोर्ड है, और अपॉर्चुनिटीज तो इसमें बहुत है, लेकिन लोग कम है फिलहाल फिजिकल एजुकेशन में। जी, और कोई सवाल? अरे अल्लाह के बंदों पूछ लो ना, फिर पता नहीं ये टाइम आए ना आए। बीईसी में कौन से सब्जेक्ट्स आ रहे हैं? यू हैव नॉट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, मैं अपनी दे रहा हूँ इंट्रोडक्शन, एक पहले आपके सवाल तो सुन लेना। बीईसी कौन सा डिपार्टमेंट है? ये तो मुझे भी नहीं पता। इलेक्ट्रिकल पता नहीं क्या है, इलेक्ट्रिकल को कह रहे हैं आप?
यमुना, मैं आपका सवाल नहीं समझा, ये BEC क्या है? हसीबा, आपके क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, 1 मिनट पहले यमुना कर क्या? देता हूँ। जी जी। होंगे ना, बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स। अच्छा, BS मैथ। हाँ हुआ। क्या है उसे, उसके सब्जेक्ट्स कौन से हैं? इंग्लिश। जी सर। अच्छा, BS मैथ का ये ले रहे हैं सेकंड फेज में, फर्स्ट फेज में नहीं ले रहे। और दूसरा ये कि उसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स। ठीक है। और BS मैथ में सिर्फ उस बच्चे को रिकमेंड करूंगा जिसने इंटर की मैथ बहुत अच्छे से पढ़ी है। ठीक है। बाकी आपके पर्सनल चॉइसेस हैं, मैं सिर्फ अपना इनपुट दे रहा हूँ, जिसकी इंटर मैथ में हो, अच्छे से हो, और वो आगे चल के मैथ में लेक्चरर, प्रोफेसर या टीचर बनना चाहे। ठीक है। मेजर जो आगे चल के फील्ड निकलती है ना BS मैथ की, वो यही निकलती है। ठीक है। या फिर वो आगे चल के स्टेटिस्टिक्स या किसी और सब फील्ड में चले जाते हैं। अच्छा, हसीबा का सर कौन से और इदारे हैं जहाँ फ्री फ्री स्कॉलरशिप होती है? अच्छा, ये तो थोड़ा हटके सवाल आ गया आपका, लेकिन चलिए बता देता हूँ। IB कराची है, लम्स में NOP आती है जो अच्छे अच्छे हैं। हबीब यूनिवर्सिटी की HU टॉप्स है, और सकर IB की STHP है। पहले NTHP आती थी, लेकिन अब पिछले 2 साल से NTHP नहीं आ रही, क्योंकि जो स्पॉन्सर था OGDCL, वो बेवफाई कर गया, और उसने इस साल तो IB कराची को फंड दी है, IB सकर को नहीं दी। ठीक है। IB कराची का ये है कि जब आप फर्स्ट ईयर पास करते हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं, और दूसरा, जब आप इंटर पास करके रिजल्ट के वेट में होते हैं, तो उनके तकरीबन अक्टूबर में मेरे, या सितंबर में इनके फॉर्म खुलते हैं, मार्च में इनके क्लोज होते हैं। इन 5-6 महीने होते हैं तकरीबन, उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फिर उनका टेस्ट होता है मार्च या अप्रैल में, एंड देन वो जून जुलाई में आपको फाउंडेशन करवा के अगस्त तक फाइनल सिलेक्शन। बाकी NOP जो होता है लम्स का, उसका थोड़ा ये सीन है कि उसमें आप फर्स्ट ईयर में हो और आपका मैट्रिक A1 ग्रेड हो, तो फिर आप अप्लाई करते हैं, तो उसके लिए तो आप सारों का टाइम निकल गया, उसको मैं नहीं बताऊंगा ज्यादा। और तीसरा HU टॉप्स आता है हमदर्द यूनिवर्सिटी का, हबीब यूनिवर्सिटी का, सॉरी, उसको थोड़ा एक्सप्लोर कीजिएगा। शेफिला भी IB की तरह ही होता है, मैथ और इंग्लिश आती है उसमें, और फुली फंडेड होता है। साउंड प्रॉब्लम। अच्छा, अभी वाली टेस्ट के B.Ed में 4 इयर्स आया है, BTech इसमें सवाल क्या है ऐशी का? आप अपना सवाल थोड़ा एलोबरेट करें, इशिका। जी आवाज आ रही है मेरी? जी जी, यू आर ऑडिबल। कि मैं पूछ रही हूँ कि एड में इस बार आया है कि 4 इयर्स की जो है बीएड होगी, पर बताया जाता है कि 2.5 साल की होती है। हम्म। तो अभी जो टेस्ट की एप्लीकेशन और फॉर्म्स में उसमें 4 साल लिखा है। ये बात रिपीट कीजिएगा, अभी थोड़ी कम थी आवाज। मैं बोल रही हूँ जो अभी ऐड आया है ना, तो उसमें लिखा जी। हुआ है कि 4 इयर्स की जो है बीएड होगी। अच्छा ठीक है, मैं बताता हूँ। पहले IB देता था 2.5 का भी और 4 साल का, दोनों आते थे, और दोनों इंटर बेस पे एलिजिबल होते थे। ठीक है। लेकिन आई गेस, क्योंकि अभी रिसेंटली आप अगर सिंध के, तो आपको पता होगा कॉलेज साइड पे जो पहले इंटर के बाद हम ग्रेजुएशन करते थे ना, BA.Com या BAS इस टाइप के जो छोटे छोटे BA वगैरह, तो पहले वो भी 2 साल की होती थी, लेकिन अभी रिसेंटली उन्होंने 4 साल कर दिए। तो आई गेस उस वजह से ना इन्होंने शायद 2.5 का अब 4 कर दिया है, 2.5 का ऑप्शन ही नहीं दिया। आई थिंक सो। ठीक है। लेकिन अगर आपको ज्यादा मैं कोई इसीलिए पूछ रही टेक्निकल हूँ। टेक्निकल अगर आपको मैं कोई इसलिए पूछ रही कंफ्यूजन हूँ, हो, फिर मैं एलिजिबल नहीं होंगी ना इसी वजह से। एलिजिबिलिटी का तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप एक काम करें, इनके जो फोन नंबर्स दिए हुए हैं ना मेन कैंपस के, कंदकोट, ये सारों के, जी ट्राई किए फोन नंबर्स पर, तो मैं अटेंड नहीं कर रहे। अटेंड नहीं कर रहे अगर आप हैं। हेल्प कर दें, पूछ के बता दें किसी से। अच्छा चलें देखते हैं। असल में ये है कि इन्होंने आज टेस्ट स्टार्ट किए ना, तो सारे उसमें बिजी होंगे।
ये 5 to 15 वाले जी, इंटर बेस्ड। और मेरी 2018 की इंटरव्यू हुई है, तो उस बेसिस पे फिर मैं जो है एलिजिबल नहीं हूँ ना। 2018 की इंटर है आपकी, और बीएस वगैरह किया है आपने कुछ? जी, मैंने बीकॉम किया है 2 साल। 2 साल का बीकॉम किया है। हाँ, तो ये 2 साल के बीकॉम के लिए वैसे आता है 2.5 साल का। आई डोंट नो, इस साल तो इन्होंने ऑप्शन दिया नहीं आया है। ना, इसीलिए मैं कंफर्म करना चाह रही थी। अच्छा, चले मैं एक काम करता हूँ, देखता हूँ किसी बीएड के दोस्त से पूछ के कि ये क्या सीन है इनका। ठीक है, आई विल ट्राई कि मैं आपको ना ये पूछ के बता दूँ। सही है। लेकिन अगर ज्यादा मसला है तो इनकी एडमिशन ऑफिस है, वहां पे आप या तो खुद अगर जा सकते हैं, सखर के हैं तो दैट इज गुड, या अपने किसी भाई को किसी को अगर भेज सकते हैं तो दैट विल आल्सो बी फिजिबल। और ये अपना क्वेरी उनके साथ भेज दें, ठीक है। मैं भी ट्राई करता हूँ किसी से पूछ के, आप भी देखिए। ठीक है, इशिका। हाँ, ठीक है। सर, फिजिकल एजुकेशन पहली बार ओपन हो रहा है आईबी सखर में? नहीं, ये बहुत पुराना है। ये जब हमने एनटीएसपी दी थी ना, तब इन्होंने फर्स्ट बैच इन्होंने लिया था, मतलब 2018 में। तो ये पुराना नहीं है, अभी इनका बैच निकल रहा है पहला, मतलब कि ग्रेजुएट हो रहा है। 4 साल तो मतलब मिनिमम हो गए इनको। सनाउल्लाह। अच्छा जी। चलिए, 5 मिनट बच रहे हैं। इंग्लिश का दें हाल हवाल कैसा चल रहा है? इंग्लिश समझ में आ रही है? अच्छा जा रहा है सर। सब बताएं अपना। मारवी एकदम चुप बैठी है, पता नहीं क्यों, ना कोई सवाल है ना क्या। मारवी खैर है? 80 का ओके लिख रही हूँ। जी जी सर, गोइंग गुड। सही है, चलिए अच्छी बात है। वैसे तो ये सर का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा इंग्लिश के बारे में, कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे जितना कमांड हासिल कर सकते हैं कर लें। क्योंकि ये 10 में से आपने अगर 8 या 9 भी सही कर लिए ना, तो आपका टेस्ट इंग्लिश पोर्शन हो जाता है, सुकून से हो जाता है। और ये वो चीज है जो प्रिडिक्टेबल है, हर साल आती है। और फिलहाल बहुत बाद में पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए ठीक है मारवी, लेकिन आप रेगुलर क्लासेस लीजिएगा। अब मैथ का मैं थोड़ा ये बता दूं। अच्छा, ये 3 मिनट पड़े हैं असल में। चले यूं, जब मैं सेशन स्टार्ट करूंगा अभी, उसमें सारी डिस्कशन हम ले आएंगे। ठीक है, अभी भी 3 मिनट है, अगर किसी को कोई पर्सनल कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। सर, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। चलो मैं करा देता हूँ यार। सनाउल्लाह पूछते हैं। मेरा नाम हमजा अली है असल में। ठीक है, मैं सक्खर का रिहायशी हूँ भाई। और मैंने 2018 में इंटर की है। तकरीबन अप्रैल में एग्जाम हुए थे, मई में। और जून में इनकी एनटीएचपी वगैरह आई थी 2018 की, सखर आईबी की। तो वही एग्जाम वगैरह हुए थे हमारे, वो देके अगस्त में सिलेक्शन हो गई थी हमारी। तो अगस्त में मैंने ज्वाइन किया था सखर आईबी 2018 में। फिर फाउंडेशन हमारा चला था, जो 6 महीने का चलता है, आप लोगों को पता होगा, आई डोंट नो। तो फिर कुल मिला के ये बात है कि फरवरी 2019 में सिलेक्शन हो गई और हमारा सेमेस्टर स्टार्ट हो गया था। फिर मैंने बीबीए किया है सखर आईबी से। 4 साल की होती है, आपको पता होगा आई होप। और मार्केटिंग में की है। ठीक है, एचआर फाइनेंस ये सब चीज़ें होती हैं, मैंने मार्केटिंग में की, इंटरेस्ट था ऑब्वियसली। ठीक है, ये मेरा कुल मिला के अपना है। और 2022 के दिसंबर में हमने एग्जाम्स दिए हैं। अभी रिजल्ट आ रहे हैं, तकरीबन आ ही गए हैं। और होपफुली 2023 के अप्रैल में हमारी कन्वोकेशन होगी, फाइनल जो होती है। ठीक है, लेकिन हम ऑफिशियली यूनिवर्सिटी से बाहर हैं। सेमेस्टर वगैरह सब पूरे हो गए। ये छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन है। बाकी विद इन यूनिवर्सिटी थोड़े बहुत
कांड किए हैं हमने, वो आप भी आएंगे तो आपको समझ आएगा। बाकी कोई स्पेसिफिक आपका सवाल है तो पूछ लें। बाकी हूँ मैं भी आप लोगों की तरह, जैसे आप मेजोरिटी है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हुए हैं भाई, ठीक है, तो इसका बड़ा असर, इतना कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। स्कूलिंग गवर्नमेंट से थी मेरी। चले जी, सनाउल्ला आप खुश भाई? और ये सनाउल्ला जो पूरे पूछ रहे हैं ना बार बार इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, इनके भाई थे नसीरुल्लाह, वो मेरे क्लास फेलो थे, और वो थे बलूचिस्तान जोब से। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना होगा या नहीं सुना होगा। तो ये एनटीएचबी बैच का सबसे बड़ा फायदा ये था कि हमारी क्लास में सिंध से थे बच्चे, जीबी से थे, जीबी मतलब गिलगित बल्तिस्तान से, और कश्मीर से भी थे, और पंजाब से थे, केपी के, हर जगह से थे। तो ये फायदा था। आई वुड विश कि एनटीएचबी दोबारा आए, ने जो है ना, आप में से किसी को मौका मिले। खैर रिज्वाइन करें, हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन तकरीबन ख़त्म हो गया। अब हम अगली जो वो है सेशन, उसमें इंशाल्लाह मैथ पे आते हैं स्पेसिफिकली, ठीक है? तो रिज्वाइन करें काइंडली आप। नहीं होंगे जो डिस्कस किया है सिलेबस, लेकिन उससे हमें थोड़ा बहुत हिंट मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें हमने कवर करनी है, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने उस वीडियो में नहीं बताई। द रीज़न वाज कि ये एसटीएचपी की है, और ये हमने बहुत ही एकदम स्टार्ट किया था, और टाइम उन दिनों में बहुत कम था, मेरे ख्याल से 15-20 दिन मुश्किल से थे, और तो उस हिसाब से मैंने इंक्लूड किया था इसमें, ठीक है? अगर आप लोगों की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है तो थोड़ा उसको देख लीजिएगा, नहीं है तो 1 महीना है, खुद को फंसाइएगा मत इस चीज़ में। इन जो टॉपिक्स मैंने डिस्कस किए उसके अलावा मैं बता रहा हूँ, ठीक है? इसके अलावा ये जो मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ये कोई एक टॉपिक नहीं है, ठीक है? सिमिलरली सिस्टम्स ऑफ इक्वेशन, इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी आ जाएंगी, ये कोई एक टॉपिक नहीं है, ठीक है? फिर है बेसिक मेट्राइसिस, उसमें भी आप देखेंगे वो कोई एक टॉपिक नहीं है, उसमें आप मैट्रिसेस की टाइप्स देखेंगे, उनका एडिशन देखेंगे, फिर थोड़ा बहुत मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, ठीक है? सब्ट्रैक्शन देख सकते हैं, उसमें से ए बी सी डी वगैरह हम फाइंड करेंगे तो वो आप देखेंगे, डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ठीक है, इनवर्स कैसे लेते हैं, ये सारी चीजें इस एक टॉपिक के अंदर आ जाए। तो ये दिखने में ऐसा लग रहा है कि 6-7 टॉपिक्स हैं, लेकिन इनके अंदर बहुत सारी चीजें, ठीक है? टाइम कम है, मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके पढ़ाऊं, लेकिन कुछ चीजें अगर मैं छोड़ भी दूं तो उनको आप खुद देख लिया कीजिएगा, ठीक है? पहला टॉपिक है हमारा, थोड़ा बहुत हम नंबर सिस्टम को आज समझने की कोशिश करते हैं। इंट्रोडक्टरी क्लास है तो मैं ज़्यादा बर्डन नहीं दूंगा। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि मैं ये रिपीट कर रहा हूँ, एक बार पहले ही बताया था कि अगर क्लास 1-2 घंटे की हो रही है तो उसका डबल ट्रिपल जाके आपको टाइम खुद देना है, तब जाके टेस्ट निकलेगा। अदरवाइज उम्मीद ना रखिएगा, क्योंकि मैं ना फूल्स पैराडाइज में आपको नहीं रखना चाहता, क्योंकि आपको पता है 1 ही महीना बचा है, 1 महीना भी नहीं है बल्कि अभी तो 27-28 दिन है मुश्किल से। तो जितनी ज्यादा टाइम देंगे उतना ही फायदा होगा, नहीं देंगे तो आपका अपना नुकसान होगा। हम तो निकल आए, हमने हमने जो करना था वो हम तो करके आए ना। अब आपका अपना पर्सनल है, जितना आप लोग सीरियस होंगे उतना मुझे भी मजा आएगा पढ़ाने में, ऑब्वियसली बात है, ठीक है? तो जो काम मिले उसको जरूर कीजिएगा, आपका अपना ही फायदा है, मुझे इससे कोई नहीं मिलेगा कुछ, ठीक है? क्लियर? ठीक है, चले। अब सबसे पहले तो आते हैं नंबर सिस्टम को थोड़ा समझते हैं, ठीक है? जिन्होंने फर्स्ट ईयर की पढ़ी होगी बुक, तो वहां पे लिखा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है? ये ऐसा हमारे काम की नहीं है, लेकिन ये एक चीज में फायदा देंगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर असल में किस चीज से निकले, रियल और इमेजिनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशन से, ठीक है? अगेन इमेजिनरी पे हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, क्योंकि हमारे जितनी मैथ बेस्ड है आजकल की बुक्स में मेजोरिटी वो रियल नंबर पे बेस्ड है, ठीक है? नियर रियल नंबर्स क्या है उसमें मैं आता हूँ, फिलहाल इतना समझ लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स है उनकी डिवीजन कुछ इस तरीके से होती है कि रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर्स आते हैं। इमेजिनरी नंबर पे ज्यादा फोकस हमारा नहीं है, द रीजन इज सिंपल कि उस पे ज्यादा हमारा काम नहीं है। अच्छा, अब रियल नंबर्स पे आए अगर हम, क्योंकि
सारी चीजें हमारी ब्रांचेज उससे निकलेंगी। रियल के लिए मैं जस्ट आर वर्ड यूज कर रहा हूँ, आप समझ जाइएगा कि ये रियल नंबर की बात। अब रियल नंबर से फर्दर एक डिवीजन निकलती है रैशनल की, ठीक है, जिसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है नॉर्मली, और दूसरा निकलता है इर्रेशनल की, जिसको क्यू कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। इर्रेशनल में लिख देता हूँ। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर्स क्या हैं? इर्रेशनल की डेफिनेशन ये बताई गई है बुक्स में कि वो होता है पी अपॉन क्यू फॉर्म में, या यूं कह लें उसका कोई एक क्या कहते हैं, न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अच्छा, एक और कंडीशन इसके साथ लगाई जाती है कि जहां पे क्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। रीजन सिंपल है कि अगर आप कोई नंबर लेंगे उससे जीरो को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है इन्फिनिटी या अनडिफाइंड आंसर आता है, ठीक है। तो रियल नंबर इज नॉट अ नंबर विच इज अनडिफाइंड, सॉरी, रैशनल नंबर इज नॉट अ नंबर दैट इज अनडिफाइंड, ठीक है। इट इज डिफाइंड एंड इट कैन बी डिफाइंड। तो उसकी वजह से क्यू, या यूं कह लें डिनोमिनेटर आपका जीरो नहीं हो सकता। अगर है तो फिर रैशनल नहीं है, वो कुछ और है, ठीक है। अच्छा, ये कभी कभी एमसीक्यूज आ जाता है कि रैशनल नंबर इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। क्यू नहीं बल्कि वो पूरा रैशनल नंबर लिखेगा, फिर कुछ एक्सप्रेशंस देगा, उन एक्सप्रेशंस में ना ये ऐसे रख देता है, ठीक है। ये रखा, या लेट से रखा पी अपॉन क्यू वेयर पी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। या कुछ और ऑप्शंस भी रख सकते हैं। आपको फिर ये याद रखना चाहिए कि पी अपॉन क्यू वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। चलिए, ये था रैशनल नंबर। अब इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर कहता है ऑल द नंबर्स अदर देन इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है। इसको फिलहाल इतना समझ लिया। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स अगर आपको बताऊं तो अमूमन जितने भी वो नंबर जो अंडर रूट में आते हैं लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर्स क्या होते हैं जी? लेट से अगर 4 है तो उसके आपके फैक्टर 2 into 2 निकल के 2 का नंबर बाहर आ जाता है। लेकिन 3 ऐसा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, यानी कि वो बाहर नहीं निकल सकता। ये जो रेडिकल की कैद है इसमें हमेशा रहेगा। तो ऐसे सारे नंबर जो रेडिकल की कैद में हमेशा रहेंगे वो सारे इर्रेशनल है। लेट से 5 है, अंडर रूट 6 है, कुछ भी ऐसे नंबर्स, ठीक है। और कुछ ऐसे नंबर्स, फॉर एग्जाम्पल फिक्स्ड है, अक्सर आता भी है कि इज पाई अ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर, ये भी नोट कर लें। एक उसूल और मैं बताना भूल गया, हमेशा अपने पास एक रजिस्टर अलग से रखें मैथ के लिए, जिसको आप क्लास के साथ नोट करते हैं, और प्रैक्टिस के लिए कोई अलग रखिएगा, उस पर आप अपनी भले प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि चार चीजें आपके पास एक जगह पे ऑर्गेनाइज्ड हो। अच्छा, ये पाई का अक्सर आता है कि एमसीक्यूज के, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। तो पाई इज एन इरेशनल नंबर। रीजन इज सिंपल के उसके जो डेसिमल के बाद पॉइंट्स आते हैं वो ना तो रिपीटेटिव है ना वो टर्मिनेटिंग है, ठीक है। आगे चल के मैं आपको एक और कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा तो ये आपका फर्दर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल आप इरेशनल को इतना समझें कि वो कुछ इस तरीके के नंबर होते हैं जो अंडर रूट में हो और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, या पाए होते हैं, और समटाइम्स कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जिनके आंसर ना वो टर्मिनेट होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और ना ही वो रिकर होता है, कोई खास चीज नॉन रिकरिंग होता है, ठीक है। इस बहस पे मैं एक दफा दोबारा आऊंगा इस सारे चैप्टर के बाद। तो फिलहाल इतना समझ लें जितना मैंने समझाया है, ठीक है। अच्छा जी, अब रियल नंबर में भी इर्रेशनल की बहस यहीं पे थोड़ा समझने के बाद खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर आगे बहस सारी चलती है रैशनल की। अच्छा, उससे पहले मैं एक और एमसीक्यूज आपको बता दूं, अक्सर आता है कि रियल नंबर इज इक्वल टू व्हाट। तो अगर आप देखें कि रियल नंबर्स में से निकला है, एक है रैशनल, दूसरा है इर्रेशनल, तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि रियल नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये यूनियन है, जिन्होंने सेट पढ़ा है उनको पता होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं सेट पे आऊंगा तो इस चीज को रिपीट कर दूंगा, ठीक है। सो रियल नंबर इज व्हाट? रियल नंबर इज द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। ये एक्सप्रेशन भी कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है। इज इट क्लियर? ये भी नोट करते जाएं साथ साथ, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रैशनल रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहेंगे द सम ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर। लेकिन सेट के फॉर्म में सम कब होता है? जब यूनियन ली जाती है, सही है। सो द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ये रियल नंबर की डेफिनेशन हो गई जो हम ऊपर छोड़ के। अच्छा, पहले हमने शुरू किया था कॉम्प्लेक्स से, कॉम्प्लेक्स से नीचे उतरे तो रियल और इमेजिनरी आया, इमेजिनरी को हमने दफा कर दिया, फिर
रियल बचा, रियल में से रैशनल इरेशनल लिया, अब इरेशनल को भी यहाँ पे हम फारिग कर देते हैं। इसमें हमारा ज्यादा काम नहीं है। काम क्या जो बंदा है हमारे पास वो है रैशनल नंबर, क्योंकि बाकी जितने भी नंबर्स निकलते हैं वो सारे निकलते हैं रैशनल में से। ठीक है। अच्छा, अब रैशनल में से जो ट्री निकलती है ना, वो मतलब आपको मुख्तलिफ मिलेंगी। कोई बंदा होगा जो डायरेक्ट इसमें से होल नंबर निकालेगा, कोई होगा जो इसमें से इंटीजर्स निकालेगा। तो इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको सारे टाइप्स पढ़ा दूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो रैशनल में से हम लेते हैं इंटीजर्स। अब इंटीजर्स क्या है? इंटीजर सिंपली कोई नंबर हो और उसके साथ कोई साइन जरूर लगा हो, यानी कि या तो वो पॉजिटिव कोई नंबर होगा या वो कोई नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है। लेट से इनको रिप्रेजेंट अमूमन ऐसे किया जाता है +-1, +-2, +-3 और सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, ऐसे चलते ये सारे रिप्रेजेंट होते हैं। यानी कि इंटीजर को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ और नेगेटिव इंटीजर्स के साथ। अब पॉजिटिव वर्ड ही बता रहा है कि इंटीजर का, मैंने बताया कि उसके साथ कोई साइन होगा, और पॉजिटिव बता रहा है कि उसके साथ कोई पॉजिटिव साइन होगा। तो सिंपली अगर इसमें से मैं फर्दर डिवीजन करता +1, +2, +3 एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो ये कौन सा इंटीजर बनता, पॉजिटिव के नेगेटिव? आपको क्या लगता है, कॉमन सेंस क्या कह रही है? पॉजिटिव। पॉजिटिव बनता ना। ठीक है। तो आप अपने आंसर चाहे तो माइक ऑन करके दे सकते हैं, चाहे तो मैसेज में दे सकते हैं, लेकिन कंट्रीब्यूट जरूर किया कीजिए। अच्छा, अब इसी तरीके से कॉमन सेंस को चलाएं। अगर नेगेटिव इंटीजर की बात हो रही है, इंटीजर है कोई ऐसा नंबर जिसके साथ प्लस माइनस जुड़ा हो, और उसके साथ अगर मैं कहूँ नेगेटिव इंटीजर, तो सिंपली क्या होगा, अ नंबर दैट हैज अ नेगेटिव साइन। तो नेगेटिव इंटीजर का सेट क्या बनेगा, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है। चले, अब एक चीज मैं और बता दूं, इंटीजर में अक्सर बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर जीरो को इंक्लूड करें या ना करें इंटीजर में, क्योंकि जीरो का कोई साइन तो है नहीं। तो बुक्स में अमूमन इंटीजर ऐसे लिखा जाता है, जीरो फिर आता है +-1, +-2, +-3। ठीक है। अगर उसने जनरल टर्म इंटीजर यूज किया है तो इंक्लूड करें, अगर उसने पॉजिटिव कहा है तो फिर ना करें, फिर +1, +2, +3, +4 एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अगर पॉजिटिव इंटीजर कहा है तो। अगर उसने कहा है नेगेटिव इंटीजर, तो फिर अगेन जीरो ऐड ना करें, -1, -2, -3 एंड सो ऑन सो फोर्थ करें। उसके साथ साथ एक चीज मैं और बता दूं, जैसे रैशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, इरेशनल नंबर को क्यू नॉट से या क्यू अपना कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसी तरीके से इंटीजर को रिप्रेजेंट किया जाता है जेड से। ठीक है, कैपिटल जेड से। और उसके साथ अगर मैं लगा दूं जेड, छोटा सा साइन यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूं, तो ये बन जाता है पॉजिटिव इंटीजर। इसके साथ छोटा सा साइन नेगेटिव का लगा दूं, तो ये बन जाता है नेगेटिव इंटीजर। ठीक है। चलिए, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। अब जब मैं कहता हूं भाई कि जेड इंटीजर जो है वो बराबर है 0, +-1, +-2, +-3 वगैरह वगैरह वगैरह, तो एक तो मैंने प्लस नंबर अलग कर दिए, माइनस के अलग कर दिए, तो जीरो कहाँ गया? ठीक है। तो जीरो अगेन आगे चल के हमारे एक चीज के काम आता है, दैट इज होल नंबर्स के। अब होल नंबर्स क्या है? होल नंबर्स वो नंबर जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इनको हम साइन कोई नहीं देते, लेकिन अंडरस्टूड है कि ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। यानी कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं और पूछ लूं कि इनमें से होल नंबर कौन से हैं जिसमें है 0, -1, -2, -3, -4, तो आप क्या टिक करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन सो फोर्थ, क्योंकि होल नंबर्स कैन नॉट बी नेगेटिव, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव एंड दे हैव जीरो। ठीक है, या यूं कह ले दे स्टार्ट विद जीरो। ठीक है, दैट्स क्लियर नाउ। अच्छा जी, जगह क्योंकि कम है तो मैं चीजें मिटाता चलूंगा साथ साथ। तो पहले हम निकले थे कॉम्प्लेक्स से, कॉम्प्लेक्स से रियल और इमेजिनरी में आए, फिर हमने इमेजिनरी को छोड़ दिया, फिर हम आए रियल में। रियल में से हमने निकाला इंटीजर, और इंटीजर से हमने निकाला पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर्स एंड होल नंबर्स। यहाँ तक कहानी सीधी है। अब होल नंबर से बाकी चीजें निकालते हैं, तो मैं यहाँ पे होल नंबर से स्टार्ट करता हूँ। अब होल नंबर में आपने देखा होगा, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि ये स्टार्ट होता है जीरो से। तो होल नंबर तो बराबर हो गया 0, 1, 2, 3 समथिंग का ना।
एंड सो ऑन। एक और होता है जो इसमें से निकलता है, दैट इज नेचुरल। अच्छा, होल नंबर को रिप्रेजेंट किया जाता है डब्ल्यू के साथ, नेचुरल को किया जाता है एन के साथ। अब नेचुरल नंबर को आप ऐसे याद कर लें कि अगर आपसे मैं ये कहूँ कि आप अपने छोटे भाई को अपने पास बिठाएं और उसे कहें कि काउंटिंग सुनाओ, तो कहाँ से सुनाएगा? स्टार्ट क्या करेगा? 0 से करेगा या 1 से करेगा? जी, क्या लगता है आपको? 1 से करेगा ना? यस। बस यही समझ लें, इसी वजह से उसको हम कहते हैं नेचुरल, क्योंकि वो नेचुरल फ्लो में हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 करके निकलते हैं। तो नेचुरल नंबर ऑलवेज स्टार्ट विद 1, ठीक है, एंड दे आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो होल और नेचुरल में सिर्फ एक चीज का डिफरेंस है, एंड दैट इज 0, कि होल नंबर 0 लेता है, स्टार्ट ही वहां से करता है, नेचुरल नंबर स्टार्ट करता है 1 से। क्लियर है? चलिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब होल से मैंने निकाला नेचुरल। अब इससे ना एक और चीज निकलेगा, मैं बता चुका हूँ, ये कैपिटल एन से रिप्रेजेंट होगा। अच्छा, जितने भी नंबर्स के टाइप्स है ना, वो जब रिप्रेजेंट की जाते हैं ना किसी सिंबल के साथ, वो कैपिटल ही होता है अल्फाबेट में से, ये याद रखिए। ये सर आवाज प्रॉब्लम, सनाउल्लाह को आवाज प्रॉब्लम आ रही है, सबको आ रहा है ये इशू? इज इट क्लियर? एम आई ऑडिबल? जी, मुझे भी आ रही है, कभी कभी आती है। अच्छा, 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 चलिए, मैं इसलिए तो ये रिकॉर्डिंग भी मैंने ऑन की है कि आवाज का मसला है तो फिर आप एटलीस्ट रिकॉर्डिंग जाके देख लें बाद में, जहाँ पे इशू आया हो। यहाँ तक क्लियर है? मैं आगे बढ़ूँ फिर अब? अच्छा, ठीक है जी। तो नेचुरल नंबर तक हम पहुंच गए थे, वो मैंने आपको बता दिया कि 1 2 3 से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए जी, ये मीटिंग भी अब खत्म होने वाली है, 10 मिनट बाद। मैं ना थोड़ा क्विक हो जाता हूँ ताकि मैं इस टॉपिक को क्लियर कर दूँ आज के दिन में। नेचुरल नंबर के बाद हमारा फर्दर कुछ नंबर्स निकलते हैं। अब आप खुद देखें, 1 2 3 4 5 6 7, आप थोड़ा कॉमन सेंस चलाइएगा, आपको खुद चीजें मिल जाएंगी। इसमें से आप एक ऑड नंबर निकाल सकते हैं, मतलब 1 3 5 7 9 और ये सारे। और इसमें से ही आप एक और चीज निकाल सकते हैं, दैट इज 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, ठीक है। तो all those numbers which can be divided, which are exactly divisible by 2 आर कॉल्ड इवन नंबर्स। इसको मैं अगर उर्दू में समझाऊं तो वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिवाइड हो, पूरी पूरी टेबल जाए, तो उनको कहा जाता है इवन नंबर्स, ठीक है। सिंधी में जिसको कहा जाता है बदी अदद, ठीक है। और वो नंबर्स जो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल ना हो, उनको कहा जाता है ऑड नंबर्स। यानी कि वो पॉइंट में समथिंग देंगे ही देंगे, एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होंगे। अगर आप 4 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे ना, तो हमेशा आपका पूरा आंसर आएगा 2। 6 करेंगे, 8 करेंगे, 10 करेंगे, तो कोई एक फिक्स नंबर आएगा। लेकिन अगर आप 3/2 करेंगे तो आपका आएगा 1.5, 5/2 करेंगे तो आएगा 2.5, ऐसे समथिंग आता रहेगा पॉइंट के बाद, ठीक है। तो ऐसे नंबर्स को हम कहेंगे ऑड। अगर वो एग्जैक्टली डिविजिबल है तो उन्हें हम कहेंगे इवन। ये अगेन आप देखें, ये नेचुरल के अंदर से निकले, ठीक है। यहाँ तक किसी का कोई सवाल, कोई मसला है तो पूछ ले, वरना मैं आगे बढ़ूँ। चलिए, नहीं है तो अच्छी बात है। एक और इनमें से निकल सकता है, जो कि है प्राइम और, चलिए पहले मैं ना प्राइम को बताते हैं। अब प्राइम क्या चीज होती है? प्राइम वर्ड ही तब यूज होता है जो खास लोग होते हैं, प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, बिल्कुल फाउंडेशनल होते हैं। तो प्राइम नंबर का भी यही है कि इनकी ये खास प्रॉपर्टी है, वो ये है कि इनका कोई मल्टीपल नहीं होता अदर देन 1। एंड वो जो असली नंबर होता है वो नंबर खुद, नंबर इटसेल्फ, ठीक है। तो ऐसे नंबर को कहा जाता है प्राइम नंबर्स, जिनको सिंधी में कहा जाता है मुफरिद अदद, ठीक है। मुफरिद मीन्स कि क्या होता है? मुनफरिद है ये,
कैसे मुनफरिद है कि भाई इसके ऊपर सिर्फ अपनी टेबल जाती है और किसी की नहीं जाती। एक और कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि प्राइम नंबर्स ऑलवेज स्टार्ट विद 2, ठीक है, 1 से स्टार्ट नहीं होते, क्योंकि 1 इस दोनों प्रॉपर्टीज पे पूरा नहीं आ रहा ना, वो नंबर इटसेल्फ है तो फिर 1 से कैसे डिविजिबल है, तो 2 नहीं है उसके मल्टीपल, वो खुद एक ही है। तो नंबर जब भी आपसे कहा जाए कि प्राइम नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं तो अमूमन वो 2 3 5 7 9 नहीं आएगा, 11 आएगा, देन 13 आएगा, देन 17 आएगा और आगे बढ़ते बढ़ते आएगा। इसमें से एक एमसीक्यूज अक्सर आ जाए है कि देयर आर डैश प्राइम नंबर्स दैट आर इवन, जिसको मैं अगर उर्दू में समझाऊं तो वो ये पूछ लेता है कभी कभी एग्जामिनर कि इवन प्राइम नंबर्स कितने हैं, तो वो सिर्फ एक ही है एंड दैट इज, अगर पूछ ले एग्जैक्टली कौन सा है तो दैट इज ओनली 2। 2 ऐसा वाहिद इवन नंबर है जो प्राइम है, बाकी सारे जितने भी हैं वो सारे आप देखेंगे ऑड है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं ऑड प्राइम नंबर्स कितने हैं तो आप कहेंगे इन्फिनाइट हैं, गिन नहीं सकते, बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि प्राइम नंबर्स इवन कितने हैं तो आप कहेंगे सिर्फ एक है एंड दैट इज 2। ये बात क्लियर है? इसको नोट कर ले साइड पे कहीं कॉपी पे। क्लियर? क्लियर का मैसेज एटलीस्ट कर दिया करें। ठीक है, अच्छा चलिए इससे भी आगे बढ़ते हैं। अब वो नंबर जिनके ऊपर अपनी और 1 की टेबल जाती है वो प्राइम है, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर है जिसके ऊपर अपने अलावा भी किसी टेबल की किसी नंबर की टेबल जा रही है, जिसको हम कहते हैं मल्टीपल जिसके और भी हैं, तो उन नंबर को क्या कहा जाता है एनीवन? कंपोजिट नंबर, यस। ठीक है, कंपोजिट नंबर्स एंड सम बुक्स में कंपाउंड भी लिखते हैं, लेकिन बेटर वर्ड कंपोजिट है। ठीक है, कंपोजिट क्या है जी? ये कंपोज करता है भाई, ये अकेला नहीं है, ये और भी नंबर्स लेता है अपने साथ। फॉर एग्जाम्पल क्या है, 4 है लेट्स से, 4 के ऊपर 1 की टेबल भी जाएगी, 4 के ऊपर 2 की टेबल भी जाएगी और 4 के ऊपर इटसेल्फ की टेबल भी जाएगी। इसी तरीके से अगर आप लेट से कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, 20 ले लें, तो 20 के ऊपर 1 की टेबल भी जाती है, 2 की भी जाती है, 4 की भी जाती है, 5 की भी जाती है, 10 की भी जाती है एंड देन जाके 20 की भी जाती है। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिनके ऊपर 1 और अपने अलावा भी दूसरे टेबल जा रहे हैं, तो ऐसे नंबर को कहा जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर स्टार्ट कहाँ से होंगे? ऑब्वियस सी बात है, 1 है नहीं, 2 और 3 प्राइम में चले गए, तो कंपोजिट नंबर कौन से होंगे जी? 4 6 8 9 10 और सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, अच्छा 4 से स्टार्ट होते हैं, यस 4 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अच्छा ये मैं डॉट 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 लगा देता हूँ, इसका मतलब है ये इन्फिनाइट है कि ऐसे ही चलता जाएगा। जस्ट आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि कंपोजिट नंबर्स हैं क्या। ठीक है, अब इसमें कभी कभी ना बच्चे कंफ्यूज इस चीज में होते हो जाते हैं कि उन्हें ये लगता है, आई डोंट नो व्हाई ऐसा लगता है, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया मैं जस्ट बता रहा हूँ, उन्हें ये लगता है कि जो ऑड नंबर्स है ना वो कंपोजिट नहीं हो सकते। आई डोंट नो व्हाई उन्हें ऐसा लगता है, तो ये नॉट नेसेसरी। अगर आप देखें, मैं मार्कर चेंज कर लूँ, 9 जो है इसके ऊपर 1 3 9 तीन टेबल जाते हैं। इसी तरीके से एक और ऑड नंबर है 15 है जैसे, उसके ऊपर जाता है 1 और 15 का तो जाता ही जाता है, लेकिन 3 और 5 का भी जाता है। उससे आगे आएंगे आप, 21 है उसके ऊपर 3 का भी और 7 का भी जाता है, 1 और 21 का तो ऑब्वियसली है ही। तो ठीक है, यानी कि कहने का मकसद ये है कि कंपोजिट में इट इज नॉट नेसेसरी कि सिर्फ इवन हो, ये इवन और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, प्राइम में ये है कि सिर्फ 2 के अलावा बाकी सारे ऑड होते हैं। ये क्लियर है दोनों चीजें? नो सर, रिपीट सर, मैं रिपीट कर देता हूँ। अक्सर बच्चे ये गलत फहमी समझ मतलब पाल लेते हैं कि अगर कंपोजिट नंबर है तो उसका ये मतलब है कि वो हमेशा इवन होगा, या सिंधी में कहूँ तो हमेशा वो सोचदान कि वो नंबर बद्धी होगा। ठीक है, बद्धी होगा, इवन होगा।
लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी कि सारे सिर्फ इवन ही ऐसे नंबर हो जो कॉम्पोजिट हो, बल्कि ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं। उसका मैंने एक मिसाल दिया कि जैसे है 9, 9 है तो ऑड नंबर, लेकिन वो साथ साथ कंपोजिट भी है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर अपने और 1 के अलावा भी एक नंबर है, दैट इज 3, उसका टेबल जाता है। ठीक है, और यह है भी ऑड। अच्छा, दूसरा मैंने ये कहा कि 15 है, जैसे उसको देख लें, उसके ऊपर 1 15 के अलावा 3 और 5 का टेबल भी जाता है। इसी तरीके से 21 के ऊपर 1 और 21 तो है ही, लेकिन 3 और 7 का टेबल भी जाता है। ठीक है, तो ये गलत फहमी ना पालिएगा कि कंपोजिट सिर्फ इवन नंबर्स होते हैं। भाई ये इवन भी हो सकते हैं, ये ऑड भी हो सकते हैं। अच्छा, इसके साथ मैंने एक और लिमिटेशन कही थी, वो थी प्राइम की, कि प्राइम में इवन नंबर सिर्फ एक है, एंड दैट इज 2, बस खत्म। बाकी जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे ऑड हैं। ठीक है, ये दो बातें मैंने मेन कही थी, जो मैंने अभी रिपीट कर दी। अभी क्लियर हो गया? ठीक है। ये मीटिंग एंड हो रही है। चले एक काम करें, फॉर ऑलमोस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स आप रिज्वाइन करें, तो मैं इसको ना फिनिश कर दूं, ऐसे छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, काइंडली आप रिज्वाइन करें। मैं लिख देता हूँ भाई, अगर किसी को आवाज नहीं आई तो। अच्छा, चले मैं अब जो मैंने सारी बातें समझाई उनको अगर सम कर दूं, तो एक छोटी सी ट्री बना के मैं कोशिश करता हूँ कि हमने स्टार्ट किया, कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। ठीक है, उनमें से हमने निकाला, एक था रियल, दूसरा था इमेजिनरी। ठीक है, फिर हमने इमेजिनरी को यहीं छोड़ दिया, रियल में से निकले। रियल में से हमने देखा कि एक रैशनल नंबर्स निकलते हैं जिनको मैं क्यू से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, दूसरा हमने कहा इरेशनल नंबर निकलते हैं। इरेशनल को अगेन हमने यहीं पे छोड़ दिया कॉन्सेप्ट समझ के। रैशनल को हमने, माइक बंद कर दिया अगर किसी को बुलाया तो। ठीक है, अच्छा, रैशनल को हमने फर्दर देखा तो उसमें से क्या निकल रहा था, फर्दर कुछ नंबर्स निकल रहे थे। ठीक है, अमूमन चले मैं इससे क्या करता हूँ, इंटीजर निकालता हूँ। ठीक है, इंटीजर्स में से हमने क्या देखा कि फर्दर कुछ चीजें निकली, इसके लिए मैं जेड यूज करता हूँ। और पॉजिटिव इंटीजर निकला, नेगेटिव इंटीजर निकला। ठीक है, और क्या निकला, और होल नंबर निकला। ठीक है, मैं डब्ल्यू यूज कर रहा हूँ। होल में से हमने देखा नेचुरल नंबर निकला। ठीक है, और उसमें से हमने देखा कि इवन निकला, ऑड निकला, और क्या निकला, प्राइम और कंपोजिट नंबर निकला। ठीक है, तो ये समरी है जो हमने पूरी डिस्कशन की थी। तो अब एक एक टर्म की आपको ना माना आनी चाहिए, यानी कि मैं जब कंपोजिट नंबर कहूँ तो आपके दिमाग में फौरन आना चाहिए कि ये वो नंबर है जिनके ऊपर अपने और 1 के अलावा भी किसी नंबर की टेबल जाती है, और आपके दिमाग में कोई ना कोई एग्जाम्पल जरूर आए। ठीक है जी, यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों का तो पूछ लें। थोड़ा क्विक हूँ बच्चों, और मैसेज या माइक ऑन करके ना रिस्पॉन्स देते चले साथ साथ। नहीं है, चले नहीं है तो अच्छी बात है। अब क्लास तो यहाँ एंड हो रही है, लेकिन मैं थोड़ा काम दे देता हूँ आपको। अब आपका ये काम है, पहली बात तो ये, इनके नोट्स आपने पढ़ाए होंगे मुझे उम्मीद है। ठीक है, उसके बाद ये है आपका काम कि आप अब चाचा गूगल पे जाएं। ठीक है, और उस पे आप एमसीक्यू सर्च करेंगे, किसके, नंबर सिस्टम के। नंबर सिस्टम भी बल्कि ना लिखिएगा, वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स कर देगा, रियल नंबर सिस्टम लिखिएगा। ठीक है, उसके आप देखे जाके एमसीक्यूज, पहला आपका ये काम है। अच्छा, दूसरा ये है कि कल मैं आपको पढ़ाऊंगा सेट, इंशाल्लाह होपफुली जिंदगी रही तो।
तो सेट में से मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद देख के आए कि सेट क्या है, क्या क्या इन पे ऑपरेशंस है। जिनका पहले पढ़ा हुआ है तो वो रिपीट करके आए। ठीक है, हो सकता है कोई ऐसी बात हो जो नहीं लेके आए क्लास में, शायद मुझे भी ना पता हो, वो हम सबको सिखा दे। ठीक है, तो सेट को थोड़ा देख के आइएगा। और उसके रिप्रेजेंटेशन के कौन से तरीके हैं, एक ये देख के आइएगा, मतलब क्या है इसका, किसने डिस्कवर किया, और उसकी रिप्रेजेंटेशन कितने तरीकों से होती है। और उसके बाद दूसरा देखिएगा उसके ऑपरेशंस क्या हैं। ठीक है, ये दो काम हो गए। तीसरा ये है कि रियल नंबर्स का प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ। ठीक है, वो भी हम कल, मैं अव्वल तो इसको रिपीट करने की जरूरत ना पड़े, आप खुद देखें, बल्कि कल मैं एक दो एग्जांपल आपको दे दूंगा इसके। क्योंकि अगेन मैंने कहा ना, टाइम कम है, तो आधा काम मैं करूंगा, आधा आप लोगों को, बल्कि आधे से भी ज्यादा आप लोगों को ही करना। तो रियल नंबर्स की आप प्रॉपर्टीज देख के आए। ठीक है, जिनको कहीं कहीं कुछ बुक्स में लॉ भी लिखा जाता है, जो भी लॉस। ठीक है, जैसे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये तीन चीजें आप लोगों ने करनी है। पहला ये है कि गूगल पे जाके रियल नंबर सिस्टम के एमसीक्यूज कुछ देखें, लेकिन उससे पहले मैं ये कहूंगा कि प्रॉपर्टीज देख लीजिएगा, क्योंकि एमसीक्यूज में प्रॉपर्टीज भी आते हैं। तो पहले यहाँ से शुरू करें, फिर सेकंड इसके एमसीक्यूज देखें, थर्ड सेट्स को थोड़ा देख के आइएगा। इसमें ऐसा होमवर्क नहीं है, ये देख के आइएगा। ठीक है, और मैं आपको एक लिंक भेजूंगा, उस पे आपने अपना ये होमवर्क सबमिट करना है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मतलब रिटन फॉर्म में, बाकी तो आप जितना प्रैक्टिस करें आपकी मर्जी है ना, मुझे रिटन फॉर्म में चाहिए मिनिमम 15 एमसीक्यू जो आप ढूंढेंगे और खुद सॉल्व करेंगे रियल नंबर के। ठीक है, बाकी आप प्रॉपर्टीज खुद देखिएगा, मुझे मतलब भेजने की जरूरत नहीं है, आप खुद नोट्स बना लें, इनफ है। लेकिन मुझे 15 एमसीक्यूज आप लोगों ने उस पर सबमिट करना है। सबमिट का क्या तरीका होगा, मैं लिंक भेजूंगा, आप लोगों ने एमसीक्यूज चाहे तो कॉपी पे लिखें, कोई वर्ड डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, जैसे आपको फिजिबल लगे आप बना के और मुझे भेज दें। ठीक है, क्लियर है ये? ये सिर्फ इसलिए ताकि इंश्योर हो कि आप लोग काम कर रहे हैं या नहीं। अच्छा, वेबसाइट्स तो खुद डिस्कवर कीजिएगा पहले, एक दो मैं बता देता हूँ, बट उन पे ना रुकिएगा मत प्लीज, उन पे खुद को रोकिएगा मत। एक है इंडिया बिक्स है, अब मुझे देशद्रोही ना कहिएगा इंडिया का नाम आगे। ठीक है, सीखने के लिए जहाँ से मिले ले लो। इंडिया बिक्स है, एग्जाम वेदा है एक, ये भी इंडियन वेबसाइट है अगेन। ठीक है, पाक एमसीक्यूज में मैथ का पोर्शन भी होता है, सिर्फ जीके नहीं होती, वहां से भी देख ले भले। और इस तरीके से गो टेस्ट है एक। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास कोई बुक है ऑथेंटिक आप यूज कर रहे हैं, उसको यूज करें। और सबसे ज्यादा तो मैं यही कहूंगा कि सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के बुक्स यूज जरूर करें, उनको देखें अच्छे से, क्योंकि एग्जाम का जो मेजर फोकस है वो सिंध बुक के हिसाब से ही है। ठीक है, और ये बुक्स लीजिएगा नहीं, हार्ड में पीडीएफ में मिल जाती हैं, एक महीना तो है, खामखा का खर्चा ना कीजिएगा, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करें, पैसे ना करें। ठीक है सर, आप एमसीक्यूज नहीं, मैं एमसीक्यूज की लिंक नहीं भेजूंगा, ये आपका काम है बेटा, डिस्कवर करें आप। बाकी वीकली टेस्ट होगा ना, फिर मैं उसमें आपको एमसीक्यूज दे दूंगा। क्यों बलूचिस्तान का क्या होगा? नहीं सनाउल्लाह, इसमें कोई इतनी एमसीक्यू तो डिफिकल्टी, खुद बनाएंगे। आप खुद बनाएंगे से ये मतलब नहीं है कि आप बैठ के आइंस्टाइन की तरह सोचेंगे कि यार क्या एमसीक्यूज बनाऊं, ऐसे नहीं है। आपने पहले नंबर सिस्टम समझ लिया, फिर उसमें की चीजें नोट की। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि रैशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर क्या है, तो आप कोई नंबर देके पूछ लें कि इज इट रैशनल और इरेशनल। फिर मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि ये यूनियन ये तो बनता है फलाना नंबर, आप उसको देख लें। द ओनली इवन नंबर इज 2, दैट इज प्राइम। ये एक एमसीक्यू था जो मैंने अभी आपके सामने बनाया, इन्हीं चीजों में से। आप क्या करेंगे, आप चाचा गूगल पे जाएंगे और चीजों को देखेंगे। अगर आपने 50 एमसीक्यूज भी रियल नंबर पे देख लिए और उनको समझ लिया ना, तो रियल नंबर से अगर कोई भी क्वेश्चन आया तो वो आपका गलत नहीं जाएगा। ठीक है, उन 50 एमसीक्यूज को जो आप खुद सॉल्व करेंगे ना, आपको जो लगता है यार ये 15 कड़ाकेदार क्वेश्चन है, ये जरूर करने चाहिए, तो वो 15 सिर्फ आप मुझे भेज दें। ठीक है, आप प्रैक्टिस भले 100 पे करें, उतना ही अच्छा है, लेकिन मुझे सिर्फ 15 वो क्वेश्चन भेजें जो आपको लगता है ये मतलब एकदम मस्त सवाल है। सही है। और एक चीज और भी कि अगर कोई भी बुक आपके पास है रियल नंबर जिसमें चैप्टर है,
तो इन सम बुक्स क्या होता है, रिव्यू एक्सरसाइज एक होती है और उसमें कुछ ट्रू फॉल्स या एमसीक्यूज होते हैं, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। चले विद दिस क्लास में एंड कर रहा हूँ। ये मुख्तलिफ कुछ तरीके हैं, कुछ चीज़ें हैं, इनको ज़रूर देखें, बाकी अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा। ठीक है।